हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। डिस्कस करेंगे आज का टॉपिक जिसका नाम है रेमेडियल टीचिंग। ये हमारा ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है सेकेंड लैंग्वेज का जो हम कवर कर रहे हैं। इसके बाद अगर कुछ बचता भी है, अगर आपको फाइंड आउट कुछ होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर हमारी तरफ से कुछ ऐसा मिलता है जो हमने अभी नहीं किया है तो उसको हम एक सम वीडियो में करके फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो बात करेंगे हम रेमेडियल टीचिंग की। आज बात करेंगे रेमेडियल टीचिंग है क्या, ये समझेंगे। उसके बाद इसका क्या कॉन्सेप्ट है उसको भी थोड़ा थोड़ा हम जांचेंगे, परखेंगे। साथ ही साथ इसके प्रिंसिपल और इसमें तमाम जो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं पेपर के पर्सपेक्टिव से उसको भी हम कर लेंगे। और लगे हाँ तो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं हमारे रीड में उनको भी हम एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और क्या हमारा इस पर जोर होना चाहिए कि कहाँ पे हम इसमें और ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन करते हुए हम सारी तमाम चीज़ों पर, सभी कॉन्सेप्ट पे नज़र दौड़ाएंगे, ठीक है। शुरू करते हैं हम पहला कॉन्सेप्ट से कि रेमेडियल टीचिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है कि रेमेडियल टीचिंग इज़ अ क्योर अगेंस्ट अ डिफेक्ट। भाई देखिए, आपको लर्निंग में कहीं ना कहीं डिफेक्ट मिलेगा बच्चे के। हो सकता है बच्चे ने कहीं ना कहीं गैप दे दिया हो, नहीं, लर्निंग में कहीं ना कहीं कोई डिफेक्ट हो। वो किसी भी रीज़न से हो सकता है बच्चे का इंटरेस्ट ना हो, बच्चे का मोटिवेशन ना हो, ठीक है। बच्चे ने कुछ पार्ट जो है लर्निंग का वो मिस कर दिया हो किसी कारण से, तो वो एक डिफेक्ट का रूप ले लेता है। जैसे कि आप देखेंगे रोड जो होते हैं, है ना, रोड में जो बीच बीच में गड्ढे होते हैं, गैप होते हैं, उसी तरीके से लर्निंग का जो ट्रैक है वहाँ पर भी कहीं ना कहीं गड्ढे और कोई डिफेक्ट जो है हमें छूट जाता है, मिल जाता है। तो उस डिफेक्ट को हम क्या करते हैं, खोजबीन करके, रेमेडी लगा के, उस पर मरहम पट्टी करके उस गड्ढे को भर देते हैं, उस गैप को फिल आउट कर देते हैं हम। तो उसी को हम रेमेडियल टीचिंग कहते हैं, ठीक है। तो एक क्योर है अगेंस्ट द किसके, डिफेक्ट के, ठीक। उसके बाद एक प्रोसेस है ऑफ रिमूविंग डिस्टॉर्शंस। जो हमारे एक गड़बड़ी है लर्निंग में, जो हमारी गड़बड़ी होती है ना, पढ़ाया आपने कुछ, बच्चे ने कुछ और समझ लिया, तो डिस्टॉर्शंस जो है हमारी, एक उल जुलूल कह सकते हैं आप, जो एक क्रम में आप चाहते हैं, जो एक स्ट्रक्चर में चाहते हैं लर्निंग होना बच्चे के, वो उस स्ट्रक्चर में नहीं है बच्चे के, ठीक है। तो कहीं ना कोई डिस्टॉर्शंस है, कोई ना कोई गड़बड़ी है लर्निंग में, उसको आप सुधार करना चाहते हैं, उसको आप जो है क्योर करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसका मतलब भी आपका रेमेडी हुआ, ठीक है, रेमेडियल टीचिंग हुआ। और स्टूडेंट्स को जो लर्निंग होती है उसको जो है ये और बेहतर बनाने का काम करता है ना, कि क्या बेहतर हो सकता है, ठीक है। तो क्या बेहतर हो सकने वाला जो काम करता है हमारा, कौन करता है, रेमेडियल टीचिंग, ठीक है। ध्यान में रखेंगे इस चीज़ को। उसके बाद ये एक इन्वॉल्व करता है कुछ, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका। बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब इसका जो इर्द गिर्द एक ब्रीफ जो हम कह सकते हैं प्रोसेस होता है, वो किसी तरीके से होता है। आप टेस्ट करते हैं, ठीक है। टेस्ट के माध्यम से आप स्लो लर्नर जो होते हैं, अंडर अचीवर होते हैं, उनका पता लगाते हैं। उसके बाद टीचिंग करते हैं। उनकी टीचिंग करने का मतलब है कि आप कुछ मेजर्स को लगाते हैं, कुछ टूल्स टेक्निक को यूज़ करते हो, कुछ स्ट्रेटजी, कुछ एक्टिविटी को यूज़ करते हुए आप जांचते हैं कि कहाँ पे डिफेक्ट है, ठीक है, किस एरिया में बच्चे की लर्निंग जो है पूरी नहीं हो पाई है, कहाँ पर गैप है। उसके बाद आप दोबारा से क्या करते हैं, रेमेडी वगैरह लगा के आप दोबारा से टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये एक टेस्टिंग है, टीचिंग है, टेस्टिंग है, इसी के क्रम में चलता रहता है यार, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है बार बार जो है टेस्टिंग और टीचिंग के माध्यम से पता लगाते हैं कि आप किस हद तक पहुँच पाए हैं, आपके मेजर्स जो हैं, आपके टूल्स है, स्ट्रेटजी कहाँ तक आपकी अचीव हो पाई है, ठीक है। तो ये प्रोसेस में चलता रहता है आपके, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर है ना प्रोसेस का, वो हर जगह चेंज होता रहता है, बट एक बेसिक स्ट्रक्चर कह सकते हैं हम, है ना, ब्रीफ वाला स्ट्रक्चर कह सकते हैं हम, मोटा मोटी वो हमारा यही है। टेस्टिंग, टीचिंग और टेस्टिंग में ही चलता रहता है। बाकी इसमें और डिफाइन करोगे आप तो इसका हो सकता है प्रोसेस कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, बट इसी क्रम में चलता रहता है ये, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं टेस्टिंग का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग डिफेक्ट, है ना। आपने एक टेस्टिंग की जानने के लिए कि डिफेक्ट क्या है। दूसरा आपने टीचिंग किया कि रेमेडी दे पाएँ आपने, जो आपने डिफेक्ट पाया है उसके अगेंस्ट आपको क्या क्योर लगाना है, उसमें आपने रेमेडी दी, ठीक है। तो आपका टीचिंग हो गया। उसके बाद दोबारा से आप टेस्ट लेते हैं, किस लिए, कि फाइंड करते हैं आपकी इंप्रूवमेंट कितनी हो पाई है, फिर मेरी जो रेमेडी लगाई मैंने, स्ट्रेटजी यूज़ की, वो किस हद तक मेरी अचीवेबल रही है कि नहीं रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हमारी जो है टीचिंग टीचिंग के इर्द गिर्द चलती रहती है, ठीक है। बाकी हम इसका आगे जाके प्रोसेस भी देख लेंगे, किस तरीके का इसका प्रोसेस जो हम नॉर्मली यूज़ कर पाते हैं, करते हैं, वो कैसा होता है, ठीक है। बात करेंगे हम अब कि कुछ कॉमन रीजंस हैं जब बच्चा अंडर अचीवर हो जाता है, ठीक है। अंडर अचीवर मतलब क्या होता है, देखिए
कुछ बच्चे होते हैं जो किसी कारणवश, किसी भी कारण से हो सकता है, वो कोई जेन्युइन कारण हो सकता है बच्चा उस दिन स्कूल ना आया हो सकता है बच्चे की कुछ लर्निंग डिफिकल्टी हो, तो कोई भी काम कारण हो सकता है जिस बच्चे से बच्चा एक क्या बन जाता है, अंडर अचीवर। यानी कि जो बच्चे एक नॉर्मल लेवल पर चल रहे हैं, एक लर्निंग का जो क्लासरूम का एक लर्निंग का ट्रैक चल रहा है, जब उससे कुछ बच्चे पीछे छूट जाए, है ना, लैग बिहाइंड कर जाए, है ना, कुछ बच्चों से वो पीछे छूट जाए, तो हम उनको कहते हैं अंडर अचीवर। जो बच्चे को आप चाहते थे जितना अचीव करना वो उतना अचीव नहीं कर पाया है, वो अंडर अचीवमेंट में चला गया है, ठीक है। तो वो अंडर अचीवर जो बच्चे होते हैं उनका कुछ रीज़न होता है कॉमन, जिस वजह से वो लैग बिहाइंड करते हैं अदर स्टूडेंट से, ठीक है। तो क्या हो सकता है, शॉर्ट कंसंट्रेशन, कि बच्चा जो है कंसंट्रेशन नहीं दे पा रहा है, ठीक है, तो उसका जो कंसंट्रेशन का टाइम है, स्पैन है, वो बहुत छोटा है, कम है। आपने कुछ पढ़ाने की शुरुआत की और बच्चा जो है वहाँ से उसका कंसंट्रेशन हिल गया, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ना दे पाने का कारण हो सकता है। अब कंसंट्रेशन नहीं दे पा रहा है उसके भी कुछ कारण हो सकते हैं। हो सकता है बच्चे को हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है, ADHD हो सकता है बच्चे को, है ना, कुछ लर्निंग डिफिकल्टी हो सकती है बच्चे को, है ना, उसकी आई साइट वीक हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है बच्चे का जो रीज़न हो सकता है ना। तो शॉर्ट कंसंट्रेशन के कारण जो है बच्चा अंडर अचीवर जो है हो सकता है। उसके बाद एब्सेंस इन क्लासरूम, हो सकता है बच्चा अपने चाचा मामा ताऊ किसी की शादी में गया हो, क्लासरूम में ना हो उस वक्त, है ना, जिस वजह से बच्चे का कोई कॉन्सेप्ट हो, कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर हो, वो छूट गया हो, ठीक है, तो वो अंडर अचीवर में फिर गिना जाएगा। तो उसके लिए हम रेमेडियल क्लासरूम लगाएंगे और रेमेडी देंगे उसको, ठीक है, अलग से समझाएंगे जाके स्कूल आवर से अलग होके, ठीक है। इसकी चीज़ हम समझेंगे, सारी चीज़ें जो है हम ना एक एक करके समझेंगे, कुछ छूटने वाला नहीं है, टेंशन मत लीजिए आप। लैक ऑफ मोटिवेशन, अगर बच्चे के अंदर मोटिवेशन नहीं है, ठीक है, तो क्योंकि देखिए हमारी जो पहली शर्त होती है ना लर्निंग की, लैंग्वेज की, वो हमारी प्री रिक्वेस्ट होती है कि भाई मोटिवेशन नहीं है बच्चे में तो आप उसको लैंग्वेज नहीं सिखा सकते हैं। तो लैक ऑफ मोटिवेशन अगर है बच्चे में तो वो अंडर अचीवर की गिनती में आ जाएगा कहीं ना कहीं, वो अचीवमेंट के मामले में पीछे हो जाएगा बाकी बच्चों से। पुअर मेमोरी अगर बच्चे में है, किसी भी कारण से हो सकती है, किसी भी रीज़न से हो सकती है, तो पुअर मेमोरी होने के कारण भी बच्चा अंडर अचीवर में गिना जा सकता है। लर्निंग डिफिकल्टीज़, ये हमारी LBLD जो हमने कंप्लीट की थी अभी, ठीक है, कुछ वीडियोस पहले, कि जब बच्चे को लर्निंग डिफिकल्टीज़ होती हैं, डिसऑर्डर होती हैं, स्पीच डिसऑर्डर होता है, तो उन रीज़न से भी हमारा जो है बच्चा अंडर अचीवर में भी गिना जा सकता है। उसके बाद लैक ऑफ इंटरेस्ट, भाई बच्चे में इंटरेस्ट ही नहीं है, आप किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, आपका मेथड क्या है, आपका मटेरियल क्या है, TLM क्या है, वो बच्चे को पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इंटरेस्ट नहीं है बच्चे का, उस कारण से बच्चा अंडर अचीवर में गिना जा सकता है, फिर बच्चा अंडर अचीवर बन सकता है, ठीक है। तो उसके बाद बैड हेल्थ हो सकती है, बच्चे की हेल्थ ठीक नहीं है, बच्चे को जुकाम है, सर्दी है, फिर कोई लॉन्ग टर्म डिसीज़ है बच्चे को, जिस कारण से बच्चा अंडर अचीवर में चला जाता है ना, बच्चा उतना अचीव नहीं कर पा रहा है जितना चाहते हैं कि बच्चा अचीव करे बाकी बच्चों के मुकाबले या बाकी बच्चों के जैसा, ठीक है। तो उस कारण से भी बच्चा हो सकता है बैड हेल्थ के कारण। पॉवर्टी, ठीक है, गरीबी के कारण भी, कि बच्चे घर में गरीबी है या बच्चे को काम पे जाना पड़ता है, फिर बच्चे को जो है घर के कुछ कामों में हाथ बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि उसके घर पे जो है परिवार वाले सारे काम पे जाते हैं, तो उसको बेसिकली अपने खाने के लिए खुद भी ध्यान रखना पड़ता है, अपना कपड़ा धोना और बाकी आयरन करना, ठीक है। तो इस कारण से भी एक पॉवर्टी भी रीज़न हो सकता है कि बच्चा स्कूल में फिर लेट आता है, क्योंकि घर पे काम करता है, फिर कहीं और काम करने जाता है, तो उसका स्कूल में लेट आना या फिर कहीं ना कहीं एक पॉवर्टी जो गरीबी वाली एक जहाँ पर एक रीज़न है निकल के आता है, उसके कारण से ही बच्चा अंडर अचीवर बन सकता है, ठीक है। ये हमारे कॉमन रीज़न होते हैं जो बच्चा अंडर अचीवर हो सकता है, फिर इन रीज़न से एक बच्चा जो है अंडर अचीवमेंट में गिना जा सकता है। तो इसमें हमें क्या करना है हम देखेंगे इसको आगे करके, ठीक है, समझेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है यहाँ तक। फियर एक बहुत बड़ा रीज़न है, फियर। देखिए आप देखेंगे, आप कुछ बच्चों को ना गणित का बहुत बड़ा एक फियर होता है, डर होता है, तो फियर के कारण ये बच्चा अंडर अचीवमेंट बन सकता है, ठीक है। हो सकता है बच्चे बोलते हैं कि भाई मुझे फॉर्मूला याद नहीं होता, या फिर जो साइंस के कंसेप्ट होते हैं वो समझ में नहीं आते, तो बच्चों को पहले से ही फियर हो जाता है कि भाई मैथ बड़ी हार्ड होती है। तो ये मैथ बड़ी हार्ड होती है, फियर जब बच्चे अंदर बैठ जाता है तो उसको आगे के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, फॉर्मूले होते हैं मैथ्स के, वो समझ में नहीं आते हैं। तो इस रीज़न से भी बच्चा जो है मैथ्स के सब्जेक्ट में, मैथ्स के कॉन्सेप्ट में जो है अंडर अचीवर बन सकता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ कॉमन रीजन्स हैं जब बच्चा अंडर अचीवर बन जाता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे आप। आई होप आपको समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक। बात करेंगे हम आगे एम ऑफ रेमेडियल टीचिंग। अब रेमेडियल टीचिंग यहाँ पर जब वर्क करती है तो उसका क्या एम होता है, क्या एम होगा, क्या उसका उद्देश्य में रूप में काम करेगी, क्या उसका ध्येय होगा जब वहाँ पर रेमेडियल टीचिंग काम करेगी, ठीक है। तो रेमेडियल टीचिंग हमारे कुछ कॉमन कह सकते हैं आपके एम होते हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए आप रेमेडियल टीचिंग बच्चे को देते हैं। टू ओवरकम डेफिशिएंसी, ठीक है, कुछ हमारी डेफिशिएंसीज हैं इन स्टडी स्किल्स और एरिया ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, कि कुछ जो हमारे एरिया ऑफ डेवलपमेंट हैं बच्चे के,
कुछ स्किल्स हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है जिसमें बच्चे को डेफिशिएंसी है, जिसमें बच्चे में उस समर्थता नहीं आ पाई है, वो क्षमता नहीं आ पाई है, ठीक है। तो वो योग्यता जो गैप है ना उसको फिल आउट करने के लिए या फिर उस ओवरकम करने के लिए उसको हम रेमेडियल टीचिंग देते हैं। इसका एक एम हो गया हमारा। दूसरा एम कहता है प्रोवाइड कराता है नेसेसरी फाउंडेशन। एक हमारी जो बुनियाद होती है, फाउंडेशन होता है, बहुत ज़रूरी फाउंडेशन जो बच्चे की लर्निंग के लिए काम आता है। और उसकी कौन सी लर्निंग, वो केवल बेसिक लर्निंग की बात नहीं हो रही है, फ्यूचर लर्निंग भी बात हो रही है, ठीक है। तो फ्यूचर लर्निंग से लेके उसका जो फाउंडेशन होता है, दोनों के लिए जो एक नेसेसरी हमारी एक बिल्ड का काम करता है, एक बेस का काम करता है, बुनियाद का काम करता है, वो रेमेडियल टीचिंग करता है, ठीक है। तो रेमेडियल टीचिंग क्या करता है, जो आपका बेस होता है ना वो कितना दमदार है, खोखला है, उसको बार बार ठीक करके उसकी परत बना बना के उसको मजबूत कर देता है, उसका फाउंडेशन इतना स्ट्रांग कर देता है कि फ्यूचर लर्निंग भी बहुत हमारी स्ट्रांग होती है बच्चे की, ठीक। उसके बाद इट रेस्टिफाई ना, ये क्या करता है, रेक्टिफाई कर देता है, यानी कि जो कॉन्सेप्ट बच्चों को समझ में नहीं आए होते हैं, बच्चों को मिसअंडरस्टूड कर लेता है बच्चा, है ना। बच्चों को पढ़ाया गया मान लीजिए टेंस के बारे में, तो बच्चे ने टेंस को कुछ और समझ लिया या फिर टेंस का कुछ कॉन्सेप्ट्स को मिसअंडरस्टूड हो गया, तो वो चीज़ को रेक्टिफाई कर देता है, उस चीज़ को डिलीट कर देता है बच्चे के दिमाग से, या फिर उसको मॉडिफाई कर देता है, बेसिकली आप कह सकते हैं रेमेडियल टीचिंग, ठीक है। रेमेडियल टीचिंग हमारा एक और क्या हो गया, एम हो गया। उसके बाद क्या बोलता है अगला पॉइंट कि टू हेल्प देम डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड एंड वैल्यूज़। कि भाई रेमेडियल टीचिंग ना केवल जो गैप होता है, जो लर्निंग की जो हमारी एक स्किल होती है, जिसमें एरिया ऑफ डेवलपमेंट में जहाँ पर हमें डेफिशिएंसी पाई जाती है वहाँ पर वर्क करता है, नेसेसरी फाउंडेशन देता है, बजाय इसके यहाँ पर ये एक वैल्यू प्रोवाइड कराने का या फिर बच्चे के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड को जो है हमें डेवलप करने का काम भी हमारा कौन करता है, रेमेडियल टीचिंग करता है। इसको हम आगे समझेंगे और अच्छे से, ठीक। टू फिल अप द लर्निंग गैप्स, भाई बहुत इंपॉर्टेंट ये भी हमारा है कि लर्निंग जो गैप होते हैं, यानी कि जो लर्निंग यानी कि लर्निंग का जो ट्रैक में जो हमारे गड्ढे हैं ना, जो होल्स है, उसको फिलअप करने का, उस गैप को हमारा क्या करता है, फिलअप करने का काम करता है कौन, रेमेडियल टीचिंग, ठीक है। उस गड्ढों को, उन गैप्स को पता लगाना, उसके बाद उस पर रेमेडी लगा के उसको काम करना, उसको फिल आउट करना, ये सारा काम हमारा रेमेडियल टीचिंग के अंदर आता है, ठीक। उसके बाद टू डायग्नोस लर्निंग डिफिकल्टीज, रेमेडियल टीचिंग का एक पार्ट है हमारा डायग्नोस करना। तो ये बेसिकली हमारा एम होता है रेमेडियल टीचिंग का कि हमें लर्निंग डिफिकल्टीज को डायग्नोस करना है ना। इस तरीके से डॉक्टर जो है बीमारी का पता लगाता है अपने स्टेथोस्कोप से, है ना। उसके बाद समझता है हमारी जो ये एक धड़कन होती है उसको सुनता है, उसके बाद नर्व्स को चेक करता है, उसके बाद आईसाइट देखता है, जीभ चेक करता है, तो तमाम जो इंडिकेटर्स हैं उनको देखते हुए वो डायग्नोस करता है और बताता है कि क्या बीमारी है या फिर क्या प्रॉब्लम बच्चे को है, ठीक है, या फिर किसी को भी है। उसी तरह से एक टीचर होता है जो डायग्नोस करता है रेमेडियल टीचिंग के अंदर और बताता है कि लर्निंग क्या डिफिकल्टीज बच्चों को फेस करनी पड़ रही है, ठीक है। तो ये काम होता है, हमारा एम है। और एलिमिनेट करता है इनइफेक्टिव, है ना, ऐसी हैबिट्स को जो इनइफेक्टिव है ना, जो कि हमारी हैबिट्स जो बच्चे के अंदर, हमारी जो बच्चे के अंदर जो हैबिट है जो कि बिल्कुल काम नहीं आ रही है, या फिर एक ऐसी हैबिट जो बच्चे की लर्निंग में कहीं ना कहीं बाध्य कर रही है, कहीं ना कहीं लर्निंग में जो है एक रुकावट, एक रोड़ा उत्पन्न कर रही है, उन इनइफेक्टिव हैबिट्स को जो है डिलीट करता है, एलिमिनेट करने का काम करता है कौन, रेमेडियल टीचिंग। ध्यान में रखेंगे हमारे कुछ एम है। बात करेंगे हम प्रोसेस की। मैंने आपको बताया था कि हमारा एक मोटा मोटी प्रोसेस होता है टेस्टिंग, टीचिंग, टेस्टिंग, बट एक डिफाइंड एक प्रोसेस आपको दिखाना चाहूँगा मैं। एक डिफाइंड प्रोसेस कैसे चलता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अंडर अचीवर। आप सबसे पहले क्या करते हैं, क्लासरूम में टेस्टिंग के माध्यम से या फिर किसी भी स्ट्रेटजी के माध्यम से, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, किसी के भी टूल टेक्निक हो सकता है आपका, वो आपकी चॉइस होती है। आप किसी भी टूल टेक्निक के माध्यम से आप क्या करते हैं, सबसे पहले क्लासरूम में आपका मान लीजिए 30 बच्चे हैं, ठीक है, 30 बच्चे हैं, तो 30 बच्चे में कितने बच्चे अंडर अचीवर हैं या फिर कितने बच्चे स्लो लर्नर हैं या फिर कितने बच्चे हमारे लेट लर्नर हैं, उनका पता लगाते हैं सबसे पहले आप, ठीक है। मान लीजिए आपके क्लास में 30 बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं मिला के, ठीक है, उसमें से आपने 5 फाइंड आउट किए जो कि क्या है, अंडर अचीवर है। उसके बाद आपका अगला स्टेप होगा, डायग्नोस करेंगे आप कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी या फिर कुछ ना कुछ अपना मेथड लगाएंगे जिसके माध्यम से आप डायग्नोस करेंगे टू फाइंड आउट द डिफेक्ट एंड इट्स कॉज, ठीक है। तो आपने ये जान लिया कि भाई ये 5 बच्चे हैं, ये अंडर अचीवर हैं, बट इनका अंडर अचीवर होने का रीज़न क्या है, फिर किस एरिया में ये लोग अंडर अचीवर हैं, ठीक है। तो उस बेसिकली मान लीजिए एक 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे का हो सकता है अलग अलग हो, किसी का मैथ में हो, किसी का साइंस में हो, किसी का मैथ साइंस दोनों में हो, बट मैथ साइंस में किस एरिया में है ना, किस एरिया में है और उसका कॉज क्या है, ये डायग्नोस करते हैं हम, ठीक है, सेकंड स्टेप में। उसके बाद इम्प्लीकेशन ऑफ प्रिपेयर्ड एंड रेमेडियल इंस्ट्रक्शन, उसके बाद हम कॉज को जब पता लगा लेते हैं तो हम कुछ इम्प्लीकेशंस को प्रिपेयर करते हैं कि हम जो
कुछ रेमेडी लगाएंगे, कुछ दवाई, यानी कि हमारी कुछ स्ट्रेटजी होगी उस गैप को फिल आउट करने के लिए, उस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए, उसके लिए हम कुछ रेमेडी लगाएंगे। ठीक है, तो उनको प्रिपेयर करेंगे, कुछ हमारे रेमेडियल इंस्ट्रक्शन उसी को कहेंगे हम। ठीक है, प्रिपेयर करेंगे और उनको हम इम्प्लाई करेंगे, इम्प्लीकेशन करेंगे क्लासरूम में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द लर्नर। ठीक, उसके बाद एनालाइज करेंगे हम हम एक सोच विचार करेंगे, तर्क तर्क करेंगे एट द एंड ऑफ आर रेमेडियल क्लास, है ना, कि कितना हमने जो है अचीव किया, फिर हमारे में क्या गलती थी, हमारे में क्या इंप्रूवमेंट हो सकता था, फिर क्या हमारा मामला जो हमने इंस्ट्रक्शन था हमारा रेमेडियल कितना इफेक्टिव रहा, कितना इंप्रूवमेंट हो सकती है, क्या फिर इसको दोबारा कराने की ज़रूरत है, फिर इसी में कुछ मॉडिफिकेशन करके हम इसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी तमाम चीज़ें जो है हमारी एट द एंड ऑफ द हमारी जो स्टेप में आती है, फोर्थ स्टेप में, जब हम एनालाइज करते हैं रिजल्ट को और इवेल्युएट करते हैं अपनी रेमेडियल स्ट्रेटजीज, मेथड्स और इंस्ट्रक्शन जितने हमने यूज़ किया है। ठीक है, तो हमारा एक डिफाइंड रूप में हमारा एक बेसिक प्रोसेस है रेमेडियल टीचिंग का, इसको आप समझ सकते हैं इस तरीके से, और इसी तरीके से हमारी रेमेडियल टीचिंग चलती रहती है। कुछ हमारे प्रिंसिपल हैं जिसके ऊपर या फिर कह सकते हैं जिसके बेस पे हमारा जो है रेमेडियल टीचिंग चलती है और चलनी चाहिए। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे आप कि टीचिंग प्रिपरेशन, भाई जाहिर सी बात है किसी भी टीचिंग से पहले आप, चाहे वो रेमेडियल हो चाहे वो रेगुलर क्लासरूम टीचिंग हो, आपको टीचिंग प्रिपरेशन करनी चाहिए कि बेसिकली आपको क्या डिफेक्ट में क्या आपको क्योर करना है, क्या उसके अगेंस्ट आपको क्या रेमेडी देनी है, क्या आपके लिए मेथड यूज़फुल होगा, क्या बच्चों के लिए इंस्ट्रक्शन आपको रखने चाहिए, ये तमाम चीज़ें आपको टीचिंग प्रिपरेशन में ऑलरेडी करके रखनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या रखने हैं आपको, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या क्या होंगे प्रत्येक बच्चे के लिए, फिर इस बच्चे में क्या दिक्कत है, क्या इस बच्चे में कौन सी लर्निंग डिफिकल्टीज़ को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इन तमाम चीज़ों को आप जो है टीचिंग प्रिपरेशन में इन्वॉल्व करते हैं। क्योंकि टीचिंग प्रिपरेशन आपका ऑल ओवर 50% होता है, 50 to 40%, क्योंकि टीचिंग प्रिपरेशन आपकी अगर इफेक्टिव है तो आपने ऑल ओवर समझ लीजिए रेमेडियल टीचिंग में आपने 40 to 50% अचीव कर लिया है। बाकी 60 और 50% जो आपका होता है वो आपका इम्प्लीकेशन पर डिपेंड करता है, क्योंकि आपने मान लीजिए प्रिपरेशन बहुत अच्छी की है बट आपकी प्रेजेंटेशन बेकार हो गई, ठीक है, तो वो इफेक्टिवनेस चली जाएगी आपकी, क्योंकि आपको 100 में से मार्क्स लाने हैं, आपको 100 में से आपकी इफेक्टिवनेस देखनी है। ठीक है, तो टीचिंग प्रिपरेशन आपका 40 to 50% आपका डिफाइन कर देता है कि आप किस तरीके से क्लासरूम में करने वाले हैं, क्या धमाल करने वाले हैं और आपकी रेमेडियल क्लासरूम कैसे होने वाली है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम अगला प्रिंसिपल, प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शंस। आपको अपने वचनों के साथ, अपने शब्दों के साथ, अपनी एक्टिविटी के साथ, अपने मेथड के साथ, अपने स्ट्रेटजी के साथ, अपने एक्टिविटीज़ के साथ, जितना भी चीज़ें आप यूज़ करेंगे, जो भी इंस्ट्रक्शन आप यूज़ करेंगे रेमेडियल क्लासरूम में, वो आपके क्लियर होने चाहिए और बहुत ही ज़्यादा आपके एकदम कह सकते हैं आप ट्रांसपेरेंट होने चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि किसी भी तरह का बीच में कोई भी छल ना हो, कोई भी आप देखेंगे आपकी क्लासरूम में देखते हैं कि कुछ कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जो बच्चों को समझ में ही नहीं आती है, अगर बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आता, तो इन सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, आपको साइड में रखना है और आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन पे, क्लियर स्ट्रेटजीज पे, क्लियर मेथड्स पे ध्यान देना है और सब कुछ आपके कैसे हो, ट्रांसपेरेंट हो, ताकि बच्चों को समझ में आए, बच्चों के लिए ईजी टू अंडरस्टैंड हो और ईजी टू ग्रैप्स हो। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट कहता है एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स। भाई एक प्रिंसिपल हमारा ये भी कहता है कि बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो टीचर की होगी। अब टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो टीचर का काम होगा कि बच्चों को इंटरेस्ट दिलाए, बच्चों को मोटिवेट करे, बच्चों को जो है अंदर से जो है स्टिमुलेट करे कि बच्चा जो है पार्टिसिपेट करे। ठीक है, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन होना रेमेडियल क्लासरूम में बहुत आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपकी रेमेडियल क्लासरूम की जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, सब धरी की धरी रह जाएगी। ठीक है, उसके बाद प्लानिंग ऑफ डिफरेंट लर्निंग एक्टिविटीज़। हो सकता है कि आपने कुछ पढ़ाया हो, ठीक है, और वो इफेक्टिव ना रहा हो, आपके इम्प्लीकेशन में दिक्कत आ गई हो, है ना, या फिर हो सकता है कहीं कोई टाइम का बाउंड हो गया हो, आपने टाइम के अकॉर्डिंग नहीं कर पाए हो। ठीक है, किसी भी कारण से आपने प्रिपरेशन तो बड़ी अच्छी की थी बट आपका इम्प्लीकेशन जो है क्लासरूम में वो नहीं हो पाया, इसीलिए आपका जो है सोचा आपने कि अगले दिन मैं दोबारा से इसको जो है लेसन को मैं डिलीवर करूँगा, इस रेमेडियल क्लासरूम को दोबारा से मैं कंडक्ट करूँगा अगले दिन। बट आप जो है सेम एक्टिविटीज़ के साथ या फिर सेम मेथड के साथ आप नहीं जा सकते दोबारा, कि बच्चा बोर हो जाएगा, बच्चे का इंटरेस्ट और मोटिवेशन आना जो कि एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, वो नहीं हो पाएगा जब आप दोबारा से रेमेडियल क्लासरूम लेने जाएंगे सेम टॉपिक के ऊपर, क्योंकि आप लैक ऑफ टाइम या फिर लैक ऑफ आप कह सकते हैं एनवायरनमेंट के कारण आप वो पूरा नहीं कर पाए उस दिन।
तो उस रीज़न में, उस सिचुएशन में आपको डिफरेंट एक्टिविटीज़ आनी ज़रूरी है, ताकि आप सेम टॉपिक के लिए कौन सी दूसरी एक्टिविटीज़ को यूज़ कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, जो कि बच्चे को ये ना लगे कि आप सेम टॉपिक करा रहे हैं जो कि आपने कल करवाया था, और इसमें लर्निंग एक्टिविटीज़ जो है हमारे लिए जो है सेम टू सेम है और सर ने कुछ चेंज नहीं किया है। ठीक है, तो ये ना हो, इसीलिए आपको प्लान करना आना चाहिए डिफरेंट लर्निंग एक्टिविटीज़ को। ठीक है, तो ये आपको मालूम होनी चाहिए कि लर्निंग एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हो सकती है। ठीक है, तो ये भी ज़रूरी आपके लिए प्रिंसिपल है। उसके बाद ये भी कहता है प्रिंसिपल कि स्टिमुलेट करना है आपको लर्निंग इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर जगह, कि लर्निंग में आपके बच्चों को अगर इंटरेस्ट नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, तो भैया कुछ नहीं हो सकता है ना। उनकी जो गैप है, उनकी डिफेक्ट है, वो धरी की धरी रह जाएगी, और आपका लेसन प्लान और प्रिपरेशन जो है आपके पास रह जाएगा, उसका कुछ काम नहीं आएगा, वो एक पेपर के समान रह जाएगा बस। उसके बाद मीनिंगफुल टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बताया कि आपने प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी किया, पर इम्प्लीकेशन नहीं हो पाएगा अच्छे से जब तक आपके पास टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट जो है मीनिंगफुल रूप में नहीं है। जिस तरीके से आप चाहते हैं ना, जिस मीनिंग में आप चाहते हैं, जिस सिचुएशन में आप चाहते हैं, जिस तरीके से आप चाहते हैं, अगर आपके पास वैसा एनवायरनमेंट नहीं है लर्निंग का, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपका जो इम्प्लीकेशन है वो आपका अच्छे से नहीं हो पाएगा। आपकी रेमेडियल क्लासरूम की इंस्ट्रक्शन प्रिपरेशन कितनी भी बेहतरीन हो, अगर आपके पास लर्निंग एनवायरनमेंट नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है मीनिंगफुल टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट होना। लास्ट बोलता है फॉलो द मैक्सिम्स ऑफ, आप कुछ सूत्र हैं याद करने हैं कि भाई हमेशा रेमेडियल क्लासरूम या फिर इंग्लिश लैंग्वेज हो, या फिर देखो प्राइमरी क्लासरूम में हमें हमेशा ध्यान रखना है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना है ना। हमें बच्चों को सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ले जाना है, कि हमें पहले सिंपल चीज़ें सिखानी है। मान लीजिए अब बच्चे की कुछ आपने देखी दिक्कत है, बच्चे में कुछ डेफिशिएंसीज हैं, तो आपको वहाँ पे जो उसके लिए जो आप रेमेडी लगाएंगे, क्योर लगाएंगे, वो आपकी ना सिंपल से चलनी चाहिए, सिंपल से कॉम्प्लेक्स क्योर जानी चाहिए। ये नहीं कि आपने पहले डिफिकल्ट करा दिया, अब बच्चों को फिर मन ही उब गया, फिर बच्चे में जो लर्निंग गैप पूरा करने जा रहे थे आप, अब वो बच्चे का वहाँ से मन उठ गया, अब बच्चे का जो लर्निंग गैप है वो और बड़ा होता चला जाएगा, क्योंकि बच्चे का आपने मन ही एकदम है मुटाव कर दिया, अपने मन खराब कर दिया बच्चे का। क्यों? क्योंकि आपने सीधे कॉम्प्लेक्स पे चले गए, फिर आ रहे हैं सिंपल की ओर। तो आपको क्या करना है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना है, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल नहीं आना है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। आपको पहले बच्चों को ऐसी चीज़, ऐसे एग्जाम्पल, ऐसे मेथड्स, ऐसी एक्टिविटीज से आपको अवगत कराना है रेमेडियल क्लासरूम टीचिंग में, जो कि कॉन्क्रीट हो, जो कि अब बच्चा सामने देखता हो, बच्चा उससे अवगत हो। ऐसी नहीं हो आप बोल दें कि कुछ एक्टिविटीज़ आपने इन्वॉल्व की हो और आप सीधे एग्जांपल दे रहे हैं आईफल टावर का, जो बच्चे ने देखा नहीं है, बट बच्चे को कॉन्क्रीट जो बच्चे ने देखा है, बच्चे के रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्टेड है, उन सभी चीज़ों को आप यूज़ करें। ठीक है, और कैसे जाएँ आप, नोन टू अननोन जाएँ आप पहले बच्चों को ये भी सिखाएं कि भाई एग्जाम्पल देते वक्त भी, एक्टिविटी कराते हुए, जो बच्चा नोन है, जिससे बच्चा अवगत है, जिससे बच्चा जानकार है, ठीक है, बच्चा उससे फेमिलियर है ना। तो उस रीज़न से, उस आपके जो है नोन टू अननोन जाने से बच्चे के लर्निंग में, बच्चे के मोटिवेशन में, बच्चे के इंटरेस्ट में बहुत ज़्यादा जो है इफेक्टिवनेस आएगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो बहुत ज़रूरी है आपका इन सभी जो है मैगजीम्स को आपको फॉलो करना अपने रेमेडियल टीचिंग में। ध्यान में रखेंगे चीज़ को, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट बोलता है हमारा रेमेडियल टीचिंग की क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा ये भी कि रेमेडियल टीचिंग की हमारी कुछ स्ट्रेटजीज हो सकती है, जिसको हम जो हम लेसन प्लान करते हैं जब रेमेडियल टीचिंग का, तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं, फिर हम यूज़ करते भी हैं। ठीक है, तो एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहला हमारा आता है IEP। ठीक है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम, इसको शॉर्ट फॉर्म में IEP कहते हैं, इंडिविजुअलाइज। देखिए नाम से चल रहा है पता कि दिस प्रोग्राम फोकसेस ऑन लर्निंग नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स स्टूडेंट्स। ये जो प्रोग्राम होता है हमारा ना, इस प्रोग्राम में हम क्या करते हैं कि प्रत्येक बच्चे की, हर एक बच्चे की है ना, एक अलग से है ना, एकदम इंडिविजुअल रूप से जो लर्निंग नीड है उसको फुलफिल करते हैं हम, है ना। बच्चे के लिए हम प्रिपरेशन अलग से करते हैं। ऐसे हो सकता है मान लीजिए आपके पास 10 बच्चे हैं, ठीक है, अब उन 10 बच्चों को आपको क्या देना है, रेमेडियल टीचिंग देनी है, यानी आपको उन बच्चों के जो टीचिंग गैप्स है उसको फिल आउट करना है। तो उसके लिए आपने अगर मान लीजिए IEP प्रोग्राम रखा है ना, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम रखा है, तो उसमें आप क्या करेंगे, हर बच्चे की जो भी नीड है उसके अकॉर्डिंग जो है आप प्रोग्राम करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपनी प्लानिंग करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप जो है वहाँ पर क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे। ध्यान में रखेंगे इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, उसके बाद दिस प्रोग्राम एम्स टू रीइंफोर्स द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग। ये प्रोग्राम जो होता है हमारा, ये एम करता है कि बच्चे की जो फाउंडेशन ऑफ लर्निंग है उसको रीइंफोर्स कर पाए, है ना, उसको जो है प्रोत्साहित कर पाए, स्टिमुलेट कर पाए, उसको बढ़ावा दे पाए, है ना। प्रोत्साहन मिलेगा तो बच्चा अपने आप वैल्यू को, बच्चा अपने आप जो है
मोटिवेशन को, इंटरेस्ट को डेवलप कर पाएगा। तो बहुत ज़रूरी है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम। और इसमें क्या होता है, इस प्रोग्राम में भी आप देखेंगे, इसको थोड़ा और जानना चाहें अगर आप, तो इस प्रोग्राम में ऐसा होता है कि हर बच्चे की जो एक पर्सनल नीड है ना, एजुकेशन की, लर्निंग की, उसको ध्यान में रखते हुए हर बच्चे के लिए एक अलग से लेसन प्लान बनाया जाता है और उसकी नीड के अकॉर्डिंग जो है क्योर दिया जाता है। इसके अंदर पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, इसके अंदर किसी प्रोफेशनल का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, इसके अंदर किसी उस व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है जिससे बच्चा बहुत ज़्यादा नोन है, बच्चा जिससे बहुत फेमिलियर है, ठीक है। उसके फ्रेंड्स का भी हो सकता है, उसके नेबर का किसी हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में हम क्या कर सकते हैं, बच्चे की जितनी इन्फॉर्मेशन ले पाते हैं उन सबको लेके इकट्ठा करके और उसी के अकॉर्डिंग एक स्ट्रेटजी के रूप में हम जो है बच्चे को क्योर देते हैं, बच्चे के गैप्स को फिल आउट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी एक स्ट्रेटजी के रूप में काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट था हमारा ये भी। बात करेंगे हम आगे किसकी, बात करेंगे हम एक्शन रिसर्च की। आपने बीएड में, डीएलएड में ये एक असाइनमेंट किया ही होगा। इसमें क्या होता है, एक्शन रिसर्च हेल्प्स टू प्रोवाइड एसेंशियल एंड अनडिफाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रॉब्लम। भाई देखिए, आप क्या करते हैं इसमें कि कुछ ऐसी एसेंशियल बातें, चीज़ें, या फिर कह सकते हैं जो आपके बच्चों को बेसिकली आपको फाइंड आउट करनी है, जो चीज़ें, जो प्रॉब्लम आप क्लासरूम में ऐसे खड़े होकर देखते हैं आपको दिखती नहीं है, बट जब आप इसमें रिसर्च करते हैं एक्शन के रूप में, बट उन एक्शन के रिसर्च में आप देखते हैं तो कुछ ऐसी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसी अनडिफाइंड जो कि डिफाइन नहीं की गई है अब तक, ऐसी इन्फॉर्मेशन निकाल पाते हैं बच्चों के बारे में, उसी को हम कहते हैं एक्शन रिसर्च, ठीक है ना। आपने रिसर्च करके, आपने एक्शन लेके कुछ ऐसी एसेंशियल, कुछ ऐसी अनडिफाइंड इन्फॉर्मेशन निकाल लेना अबाउट अ प्रॉब्लम, अबाउट अ स्लो लर्नर, अबाउट अ क्या कह सकते हैं डेफिशिएंसीज, ठीक है, किसी के रूप में आप निकाल लेते हैं, ठीक है। इसीलिए आपका ये स्ट्रेटजी और मेथड के रूप में बहुत तगड़े से काम करता है एक्शन रिसर्च, ठीक है। उसके बाद ये एक सिस्टमैटिक स्ट्रेटजी होती है फॉर रेमेडियल प्लानिंग एंड टीचिंग। एक सिस्टमेटिक कैसे हो सकती है कि भाई इसमें ना हम सिस्टम से चलते हैं, हम पहले स्लो लर्नर को पता लगाते हैं, फिर उसकी क्या हमारी जो है डिफेक्ट है क्या पता लगाते हैं, उसके बाद उसके लिए क्या हाइपोथेसिस लगा सकते हैं, क्या उसके लिए मेजर्स रखें, इसके लिए एक क्रम चलता है, ठीक है। तो एक्शन रिसर्च को हम एक सिस्टमेटिक स्ट्रेटजी के रूप में देखते हैं जो कि रेमेडियल प्लानिंग के लिए, रेमेडियल टीचिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बात करेंगे हम आगे किसकी, बात करेंगे हम पीयर ग्रुप प्रोग्राम के लिए। ये भी हमारा एक बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी है जिसको हम रेमेडियल टीचिंग में यूज़ कर सकते हैं। इसमें बच्चे क्या करते हैं कि कोलैबोरेटिव लर्निंग पे बढ़ावा देते हैं। इसमें बच्चे क्या करते हैं कि आपस में सीखते हैं एक दूसरे से, है ना। कोलैबोरेटिव जो है लर्निंग को बढ़ावा मिलता है। इसमें बच्चे जो है एक पीयर सपोर्ट होता है टू ईच अदर। इसमें बच्चों का आपस में जो है सहयोग होता है, जिसमें आपका शेयर आइडिया करना है, इंस्ट्रक्शन करना है, ब्रेनस्टॉर्म करना है, कम्युनिटी आपका जो है बातचीत होना है ना। उसके बाद आपका कम्युनिकेशन है, डिस्कशन है, कोलैबोरेशन है, ठीक है। ये बाकी सारी चीज़ें चलती हैं इस पीयर ग्रुप प्रोग्राम में। यहाँ पर क्या करते हैं, आप ग्रुप बना देते हैं बच्चों का, और आपने बच्चों को ग्रुप बना दिया, उसमें आप बच्चे को जो कॉन्सेप्ट है, जो बच्चे को क्वेश्चन पूछना है, उसी का पीयर जवाब देता है ना। उसी का जो सहभागी है, उसका जो अपना दोस्त है, उसका क्लासमेट है, वही जवाब देता है। तो यही हमारा है पीयर ग्रुप प्रोग्राम, ठीक है। और ये प्रोग्राम जो है एम करता है कोलैबोरेटिव लर्निंग के ऊपर, ठीक है। और इसमें जो बच्चा जो है ना एक स्मॉल लिटिल क्या होता था, टीचर होता है। देखेंगे आप, हियर रेमेडी वर्क्स इन द फॉर्म ऑफ लिटिल टीचर्स हेल्पिंग देयर क्लासमेट्स। यहाँ तो बच्चे जो नॉर्मल और एक एवरेज स्पीड में चलते हैं, जो कि अंडर अचीवर नहीं है, वो बच्चे अपने क्लासमेट्स के, अपने जो है दोस्तों की या अपने पीयर की हेल्प करते हैं। कैसे, लिटिल टीचर होके वो कॉन्सेप्ट समझाते हैं, कॉन्सेप्ट का आंसर देते हैं अपने तरीके से, जो बच्चे जो है जिनको ज़रूरत है उनकी, और वो एक ग्रुप में होता है, ठीक है। तो एक कोलैबोरेटिव लर्निंग को बढ़ावा मिलता है ना। इसमें हमारा एक जो बच्चे का हमारा जो एक सोशल इंटरेक्शन है उसको बढ़ावा मिलता है, कम्युनिकेशन का बढ़ावा मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली ऑल ओवर देखा जाए तो ये पीयर ग्रुप जो प्रोग्राम होता है ना, बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी होती है हमारी। उसके बाद अगला बोलता है कि इट हेल्प्स स्टूडेंट्स रीइंफोर्स देयर नॉलेज, ठीक है। तो एक नॉलेज को जो है ना रीइंफोर्स करने का काम करता है, लैंग्वेज को जो है ना और एक स्टिमुलेट करने का काम करता है, बढ़ावा देने का काम करता है। कौन, रेमेडियल टीचिंग का ये हमारा पीयर ग्रुप प्रोग्राम। और कम्युनिकेशन को, है ना, कोऑपरेटिव स्किल्स को, कि कैसे अपने अपने जो है आइडियाज़ को शेयर करना है, दूसरे को रिस्पेक्ट करना है, दूसरे की जो आइडियाज़ को, दूसरे की फीलिंग्स को कैसे रिस्पेक्ट देना है, ठीक है। कैसे किससे बात करनी है, कैसे उठना है, कैसे बोलना है, ये तमाम जो हमारी कोऑपरेटिव स्किल्स होती है ना, पेशेंस रखना है ना, ये सारी चीज़ें हमारी जो है, ये बच्चा जो है इस स्किल में, इस बेसिकली स्ट्रेटजी में सीखता है। उसके बाद गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी बनाता है बच्चा आपस में। तो पीयर ग्रुप प्रोग्राम बेसिकली जो है ऑल ओवर बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी होती है हमारे रेमेडियल टीचिंग में, एक टीचर जब इसको यूज़ करता है। बात करेंगे आगे हम रिवॉर्ड स्कीम की। रिवॉर्ड स्कीम भी आप यूज़ कर सकते हैं एज अ स्ट्रेटजी अपना रेमेडियल टीचिंग में, जिसमें क्या होता है कि दिस स्ट्रेटजी इज बेस्ड
अपॉन रिवॉर्ड स्कीम। इसमें रिवॉर्ड स्कीम बेस होता है। कैसे? रिवॉर्ड शुड बी अकॉर्डिंग टू ऑल एस्पेक्ट्स। आप देखेंगे इसमें कि आपने मान लीजिए कुछ क्योर देना है बच्चे को, ठीक है, अब बच्चे को मोटिवेशन नहीं, इंटरेस्ट नहीं है, तो आप इस स्ट्रेटजी का यूज़ कर सकते हैं। बच्चे को एक रिवॉर्ड स्कीम के द्वारा आप बच्चों को, जो बच्चे के लर्निंग के लिए नुकसानदायक ना हो, बच्चे के जो है मेंटल, उसके फिजिकल या फिर उसके इमोशनल जो है भाव, उस पक्षों से, एस्पेक्ट से खिलवाड़ ना करें, कुछ ऐसा रिवॉर्ड आप लगाएं, है ना। पैसा, ये कोई ट्रॉफी की बात नहीं है, कुछ ऐसा रिवॉर्ड लगाए तो बच्चे को और स्टिमुलेट करे, बच्चे को और जो है मोटिवेट करे। कुछ ऐसा रिवॉर्ड आप सेटअप कर सकते हैं। ऐसे कि मान लीजिए जो बच्चा फर्स्ट आएगा वो मॉनिटर बनेगा, या फिर जो बच्चा जो है इस चीज़ को सीख लेगा वो बच्चा जो है एक महीने के लिए जो है अपना वॉइस कैप्टन रहेगा, है ना, क्रिकेट टीम का। ऐसा कुछ कर सकते हैं आप। तो ये एक रिवॉर्ड स्कीम रखना है, आप एक रिवॉर्ड रखते हैं जिससे बच्चा जो है अपने आप ही अपने आप को बूस्टअप करता है, लर्निंग करने के लिए अपने आप को ही जो है ना अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करता है, क्योंकि उसको रिवॉर्ड चाहिए। और रिवॉर्ड के लिए जब बच्चा अपना खुद मेहनत करता है ना, तो फिर उसका खुद का ऑब्जेक्टिव होता है, खुद की उसकी बूस्टअप होती है, खुद का उसका इंटरेस्ट और खुद का मोटिवेशन होता है, जो कि टीचर के मोटिवेशन से भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद द रिवॉर्ड स्कीम एम्स एट गाइडिंग स्टूडेंट्स टू बी सेल्फ लर्नर। बहुत ये बात हुई मैंने भी, ठीक है, बच्चों को सेल्फ लर्नर बना देता है ये रिवॉर्ड स्कीम। भले ही कुछ समय की बात हो, 1 महीने के लिए बनाए या 2 महीने के लिए बनाए, बट रिवॉर्ड स्कीम ऐसा काम करता है कि बच्चों को अपने काम के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए खुद उनको रिस्पॉन्सिबल बना देता है। ये रिवॉर्ड स्कीम ऐसे काम करती है और उनको सेल्फ लर्नर बना देता है, ठीक है। उसके बाद और वो अपने खुद के प्लान कर पाते हैं, खुद के ऑब्जेक्टिव सेट कर पाते हैं इस रिवॉर्ड स्कीम के द्वारा, ठीक है। ये बहुत हमारी अमेजिंग स्ट्रेटजी है, इसको हम रेमेडियल क्लासरूम में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारी एक ऑटन गिलिगम जो है एक स्ट्रेटजी है। ये स्ट्रेटजी हमारी बेसिकली डिसलेक्सिया टाइप के जो बच्चे होते हैं, जिनको पढ़ने में दिक्कत होती है ना, उनके लिए यूज़ होती है। इट इज़ अ अप्रोच और अ मेथड, इसको स्ट्रेटजी के रूप में यूज़ करते हैं बहुत जगह फॉर स्टूडेंट्स विद रीडिंग डिफिकल्टीज़, है ना। इसमें रीडिंग डिफिकल्टीज़ को हम जो है एक तरीके से देखते हैं, और रीडिंग डिफिकल्टीज़ को हम कैसे करते हैं, क्या स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, एक अप्रोच या मेथड के रूप में काम करता है हमारा ये ऑटन गिलिगम का, ठीक है। ये बेसिकली हमारा जो दो हमारे जो महान लोग थे, हमारे एक ऑटम थे, है ना, सैमुअल ऑटम, और दूसरा हमारा एना गिलिगम। इन दोनों ने इसको मिलकर जो है इस अप्रोच को, इस मेथड को डेवलप किया था, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे अगला पॉइंट कि इट डिवाइड्स, इसमें होता क्या है, ये एक अप्रोच मेथड के रूप में काम करता है कैसे है कि ये क्या करता है, रीडिंग स्किल को उसके सब पार्ट में, है ना, रीडिंग स्किल को उसके सब पार्ट में जो है डिवाइड कर देता है। जैसे साउंड हो गया, लेटर्स हो गया, है ना, इन सब स्किल में भी डिवाइड करके बच्चों को सिखाया जाता है ना। बच्चों को क्या करते हैं हम, जो स्किल है, स्किल के भी सब पार्ट्स में जाते हैं और उसके डिफाइंड पार्ट्स में पहले बच्चों को सिखाते हैं, और धीरे 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 बच्चे को सीखना प्रारंभ करता है बच्चा। मान लीजिए आपको रीडिंग सिखानी है, तो आप रीडिंग सीधे डायरेक्टली बच्चों को रीडिंग नहीं कराते हैं, पहले बच्चों को साउंड से जो है क्या वो कराते हैं फेमिलियर, उसके बाद उस लेटर्स को कराते हैं फेमिलियर, ठीक है। उसके बाद धीरे 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 उसके बाद आपने कुछ मान लीजिए कुछ वर्ड्स को सिखाना चालू किया, उसके बाद वर्ड्स के बाद आप 2 सेंटेंस के ऊपर गए, फिर आपके बाद वर्ड्स के ऊपर गए, उसके बाद ऐसा करते करते आप एक स्टेप्स में जाते हैं, एक सिस्टमेटिक आपका स्टेप्स होता है, स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आप जाते हैं। और ये रीडिंग इस पर बेसिकली फोकस करता है, जिसकी डिसलेक्सिया बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है और इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये भी हमारा एक स्ट्रेटजी के रूप में यूज़ कर सकता है टीचर। उसके बाद आपको कुछ देखेंगे कुछ कॉमन स्ट्रेटजीज जो बच्चा अपने टीचर से जो है एक्सपेक्ट कर सकता है कि हमारा टीचर इसको यूज़ करे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी, है ना। ड्रिल्स और प्रैक्टिस हो सकती हैं जो स्ट्रेटजी के रूप में यूज़ हो सकती हैं। ऑडियो विजुअल एड्स हो सकता है, कोई भी हमारा बच्चा जो एक्सपेक्ट करे अपने टीचर से यूज़ करता हुआ। इंटरेक्शन विद पेरेंट्स, भाई टीचर जो है ना पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन करे और कुछ ऐसी डिटेल, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन, कुछ डेटा है निकाले जो कि बच्चे के रेमेडियल टीचिंग देने के लिए बहुत हेल्पफुल हो, है ना, कि बच्चा ऐसा क्यों करता है, क्या बच्चे का बिहेवियर भी घर पे ऐसा रहता है। तो ये पेरेंट्स से बातचीत करके जो है कुछ अनोखी चीज़ें जो है निकल पाती हैं, और ये अनोखी चीज़ें ही जो है बच्चे के रेमेडियल टीचिंग देने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है। उसके बाद ट्रायल एंड एरर लर्निंग का भी एक स्ट्रेटजी ग्रुप यूज़ कर सकते हैं कि बच्चे को ट्राई करने दो, एरर करने दो, खुद सीखने दो। क्योंकि देखिए क्या बात होती है कि लर्निंग जो होती है ना, लर्निंग आपकी जो है ना एक लर्निंग का दूसरा नाम ही होता है मिस्टेक, और जब तक मिस्टेक नहीं होगी तब तक लर्निंग नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आपको मिस्टेक को ध्यान में रखते हुए ये नहीं सोचना है कि मिस्टेक जो है एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत भयानक चीज़ है, और बच्चों को हमेशा अवॉइड करना है। बच्चे को हमेशा आपको बढ़ावा देना कि मिस्टेक करो, लेट द मिस्टेक, है ना।
जब तक वो मिस्टेक नहीं करेंगे, लेट देम डू मिस्टेक, जब तक वो मिस्टेक नहीं करेंगे तब तक बच्चे सीखेंगे कैसे, है ना। जब तक वो गिरेंगे नहीं तब तक वो खड़े कैसे होंगे। तो चलना भी तभी सीख पाएंगे जब वो गिरेंगे। तो इसलिए मिस्टेक तभी वो कर पाएंगे जब वो सीखेंगे, और सीखने के लिए मिस्टेक करना ज़रूरी है और मिस्टेक करने के लिए सीखना ज़रूरी है। तो दोनों अपना एक प्रोसेस है ना, चलता रहता है कॉन्टीन्यूअस। तो अपना प्रोसेस में जाने दीजिए उसको, उसको ट्रायल, उसको बार बार एरर करने दीजिए, लर्निंग का पार्ट है वो। ये भी आप स्ट्रेटेजी के रूप में यूज़ कर सकते हैं। प्रोग्राम टेस्ट आप देखेंगे, कुछ टेस्ट होते हैं हमारे से, प्रोग्राम लर्निंग होती है, आपका कोर्स होता है प्रोग्राम की, पहली वीडियो ये आएगी, फिर दूसरी वीडियो आएगी ना। एक कोर्स होता है जो आपका प्रोग्राम, आजकल यूट्यूब पे बहुत चल रहे हैं जो, ठीक है। तो एक ऐसे प्रोग्राम टेस्ट होता है जो आपका स्क्रीन पे आ गया कि आपको पहले क्वेश्चन ये करना है, चारों ऑप्शन दे देगा, लगाइए ऑब्जेक्टिव टाइप में, या फिर हो सकता है कि क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे, आपको उसको आंसर देना है ना। तो पहले से प्रोग्राम टेस्ट होता है आपका, क्वेश्चन क्या आएगा, किस नंबर पे कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो ये स्ट्रेटेजी के रूप में भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया प्रोग्राम टेस्ट के रूप में भी। उसके बाद सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको कीप करना है अपने माइंड में, ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है भाई, कि ओनली स्टूडेंट्स ऑफ द सेम लेवल शुड रिसीव रेमेडियल टीचिंग इन द सेम लेसन। आपको ध्यान रखना है, अगर किसी बच्चे को इंग्लिश के सब्जेक्ट में, उसको ग्रामर में किसी एक नाउन के प्रॉब्लम है या नाउन के भी सब पार्ट में दिक्कत है, तो उसकी सेम लेवल वाले बच्चों को सेम क्लास में बैठना चाहिए। क्योंकि आपका टीचिंग प्लान जो है रेमेडियल टीचिंग का, वो बेसिकली एक एस्पेक्ट पे डील कर रहा है। तो इसीलिए आपको सेम लेवल के बच्चे होने चाहिए विद द सेम प्रॉब्लम, तभी आपका काम बनेगा। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम बहुत सारी हैं, है ना, और लेवल भी बहुत सारा है बच्चों का, किसी का लेवल ज़्यादा है, किसी का कम है, किसी को ज़्यादा समझना है, किसी को कम समझना है, किसी को बहुत ज़्यादा ही हेल्प की ज़रूरत है। तो ये लेवल को भी ध्यान में रखते हुए और आपको सेम लेसन को भी ध्यान में रखते हुए आपको टीचिंग करानी है अपनी रेमेडियल। ध्यान में रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेमेडियल टीचिंग हेल्ड्स आफ्टर द रेगुलर और बिफोर द रेगुलर स्कूल आवर। भाई रेमेडियल टीचिंग जो हमारी होती है रेगुलर, देखिए क्या होता है, जो हमारे फॉरेन कंट्रीज़ के हमारे जो स्कूल हैं बड़े बड़े, अभी इंडिया में भी है, जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि इंडिया में भी यूज़ होता है ऐसा। रेमेडियल टीचर ना अलग से होते हैं, रेमेडियल टीचर अलग से होते हैं, बट इंडिया में क्या है, हमारे जो स्कूल्स है उसमें ही टीचर को ये रोल निभाना पड़ता है, मोटिवेटर का, काउंसलर का, है ना। उसके बाद इंटरेस्ट डेवलप करने का, उसके बाद रेमेडियल टीचर के रूप में बहुत सारे रोल एक टीचर को जो है रोल प्ले करना पड़ता है। तो इसलिए टीचर का जो है ना एक रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए रेगुलर जो क्लासरूम होती है, रेगुलर जो टीचिंग होती है, उससे हट कर, हमारा उस आवर्स से हट कर, मान लीजिए लंच के बाद हो सकता है, लंच के पहले हो सकता है ना, स्कूल टाइम के बाद हो सकता है, स्कूल टाइम के पहले हो सकता है, रेमेडियल क्या क्लासरूम टीचिंग। रेमेडियल क्लासरूम टीचिंग रेगुलर स्कूल आवर के बीच में नहीं होता है, रेगुलर स्कूल आवर के अंदर नहीं होता है कि भाई आपका साइंस का टॉपिक है, आज का साइंस का जो है पीरियड चल रहा है, तो आप पढ़ा रहे हैं रेमेडियल टीचिंग, है ना, आप किसी क्योर के अकॉर्डिंग जो है काम कर रहे हैं, ठीक है। उस वक्त आप स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं अपनी, ऑब्जर्वेशन वाली, है ना, चेकलिस्ट वाली, बट आप रेमेडियल टीचिंग उस वक्त डिलीवर नहीं कर सकते। ध्यान में रखेंगे इस चीज़ को। तो ये स्कूल आवर के बाद में हो सकती है या फिर पहले हो सकती है, ठीक है। रेमेडियल टीचिंग गिव्स ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू लर्नर हु आर फैलन बिहाइंड। भाई देखेंगे, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है आपका, वो किसी कारण से जो है क्लास में नहीं आया, छुट्टी मार ली उसने, उसका चैप्टर जो है छूट गया। फिर आप जो उसको स्कूल के आर के बाद जो है बैठाएंगे, बताएंगे कि भाई हमने कल ये पढ़ा था, है ना, ऊपर से बता देंगे, और डीप नहीं पढ़ाएंगे, आप दोबारा से रीटीच नहीं करेंगे, आप ऊपर से बता देंगे भाई ये पढ़ा था हमने, ये टॉपिक आपका रह गया था, आपको कुछ पूछना है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आप उसको आंसर कर देंगे, ठीक है। बट जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट काम है, रेमेडियल टीचिंग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है सबसे पहले उन बच्चों को जो कि फैलन बिहाइंड, लैगिंग बिहाइंड, यानी कि जो अदर नॉर्मल बच्चे हैं उनसे जो पीछे चल रहा है, अंडर अचीवर वही है ना, जो गिर गए पीछे, लर्निंग में जो है बहुत पीछे चले गए, पीछे गिर गए हैं, उनको सामने लाना है, स्पॉटलाइट में लाना है। तो स्पॉटलाइट में लाने का काम जो है जिन बच्चों के लिए करना चाहिए, और रेमेडियल टीचर उनके लिए, रेमेडियल टीचिंग जो है उनके लिए सबसे पहले करता है, ठीक है। बाकी जो बच्चे होते हैं जिनका अलग अलग रीज़न है ना, जो कि कुछ भी रीज़न हो सकता है, उनके लिए बाद में काम करता है, बट पहले काम करता है उन बच्चों के लिए जो कि बहुत पीछे हो गए हैं और उनके लिए प्रॉब्लम बहुत मेजर है। तो जो बच्चे जो है लर्नर है, जो कि हु आर फैलन बिहाइंड, उनके लिए जो बहुत ग्रेटर इंपॉर्टेंस देता है हमारा कौन, रेमेडियल टीचिंग। ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद रेमेडियल टीचिंग हमारा प्रिपरेशन और सिलेबस। देखिए हमारी रेमेडियल टीचिंग की जो प्रिपरेशन होती है, सिलेबस होती है, वो हमेशा हमें उस बेस पे रखनी चाहिए। उस बेस पे हो, किस बेस पे हो, एनालाइज किया हुआ
एरर हो जो बच्चे ने किया हो। आपने जो डायग्नोस किया है, जो बच्चे ने जो एरर किया है, उस डायग्नोस्टिक के बाद आपने एनालाइज किया हो बच्चे की प्रॉब्लम को, बच्चे के कॉज को, और उसी आपने जो एनालाइज किया है, एनालिसिस के बेसिस पे ही आपका सिलेबस हो, आपकी प्रिपरेशन हो रेमेडियल क्लासरूम की। जो आपका टीचिंग प्लान है ना, आपका जो लेसन प्लान होगा उसका रेमेडियल टीचिंग का, वो आपका बेस होना चाहिए। आपका जो सिलेबस है वो भी इस पे बेस होना चाहिए। किस पे? जो बच्चे ने एरर किया है, बच्चे ने जो एरर किया है उसके एनालाइज के बेस पे, उसका जो आपने निष्कर्ष निकाला हो, एनालाइज किया हो, ठीक है। तो एनालिसिस के बेस पे ही आपका क्या होना चाहिए? सिलेबस, और आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए किसकी? रेमेडियल टीचिंग की। ध्यान में रखेंगे इस पॉइंट को भी। उसके बाद टीचर्स शुड इनटेक करिकुलम एंड ऑलवेज ब्रेनस्टॉर्म फॉर गिविंग होमवर्क टू स्टूडेंट। भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है हमारी कि रेमेडियल टीचिंग हम दे तो देते हैं, बट हम करिकुलम को जो है अपने आप जो है इनटेक नहीं करते हैं, करिकुलम को हमें अडेप्ट नहीं करते हैं। मतलब क्या इससे? मतलब ये करिकुलम में कुछ गाइडलाइंस दी गई होती है, करिकुलम में कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं, करिकुलम में कुछ हमारी इन्फॉर्मेशन होती है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है एज अ टीचर। और एज अ टीचर आपको वो नहीं पता है तो आपको केवल मान लीजिए ये बताया आपको कि साइंस को आपको ये टॉपिक पढ़ाने हैं, साइंस पे टॉपिक को ऐसे ये करना है, ये करना है, बट करिकुलम में आपको किस तरह से करना है, करिकुलम में आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उनको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं आपने, उनको आपने अडेप्ट नहीं किया है, उनको आपने इनटेक नहीं किया है, तो आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी रेमेडियल क्लासरूम टीचिंग में। क्योंकि रेमेडियल टीचिंग आपकी तभी अच्छे से कर पाएंगे जब आपने करिकुलम को, सिलेबस को अच्छे से जो है इनटेक किया हो, अडेप्ट किया हो, समझा हो, ठीक है। तो वहाँ पर आप जो है बच्चों को और बेहतर समझने में दिक्कत करें। क्योंकि अब भूले ना आप, रेमेडियल टीचिंग में हम क्या करते हैं, बच्चों को समझ के उनके लिए क्योर देते हैं। तो आप ये क्यों भूल जाते हैं कि जो करिकुलम है वो डिज़ाइन किया गया बड़े बड़े एजुकेशनलिस्ट हैं, है ना, बड़े बड़े हमारे विद्वान हैं, वैज्ञानिक हैं, जो कि बहुत रिसर्च करने के बाद जो हमारा करिकुलम डेवलप हुआ है पर्टिकुलर बच्चों के लिए, उस लेवल के बच्चों के लिए। तो उस करिकुलम को अडेप्ट करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। क्योंकि हो सकता है कि उस करिकुलम के अडेप्शन आपने नहीं किया है, करिकुलम को अडेप्ट नहीं किया है आपने, करिकुलम को समझा नहीं है आपने, करिकुलम को आपने यूज़ नहीं किया है, आप उसको मानते ही नहीं है, इसीलिए आप क्लासरूम में रेमेडियल क्लासरूम की दिक्कत हो रही हो, है ना, इसलिए बच्चे की लर्निंग में गैप हो रहा हो सकता है, रीज़न हो सकता है। इसलिए करिकुलम को आपको इनटेक करना चाहिए, करिकुलम को आपको अडेप्ट करना चाहिए, और हमेशा आपको ब्रेनस्टॉर्म करना चाहिए कि भाई क्या होमवर्क दिया जाना चाहिए, और वो होमवर्क आपको चेक भी करना चाहिए। रेमेडियल क्लासरूम की टीचिंग में जब आप होमवर्क दें तो उस होमवर्क को चेक करें। ये नहीं आपने अच्छा कर लिया तुमने, ठीक है रख लो, तो ये नहीं करना चाहिए आपको। या फिर अच्छा सब बच्चों ने कर लिया, मैं आंसर लिख रहा हूँ ब्लैक बोर्ड पे, मैच कर लो, ये भी नहीं करना चाहिए। आपको पर्सनली जिस बच्चों को रेमेडियल क्लासरूम की टीचिंग दी है आपने, उनका आपको पर्सनली इंडिविजुअली आपको चेक करना चाहिए और ब्रेन स्टॉर्म करना चाहिए कि आपको कैसा होमवर्क प्रत्येक बच्चे को, हर बच्चे को देना है। ध्यान में रखेंगे इस चीज़ को भी, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ हमारे क्वेश्चन आए हुए प्रीवियस ईयर के। A remedial teaching syllabus should be based on the teacher's impression of learning difficulties। अच्छा जी। स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन लर्निंग अ लैंग्वेज, बिल्कुल नहीं। उसके बाद एन एनालिसिस ऑफ एरर्स मेड बाय लर्नर्स, हो सकता है चले। एन एनालिसिस ऑफ फ्यूचर नीड्स ऑफ द लर्नर, भाई देखें हमें फ्यूचर से मतलब नहीं है, फाउंडेशन अगर बिगड़ा होगा, फाउंडेशन बेकार होगा तो हमारा कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो हमारे फ्यूचर को ध्यान में रखेंगे नहीं, क्योंकि फ्यूचर तभी अच्छा होगा जब फाउंडेशन अच्छा होगा। इसलिए हम अरे देखिए टीचर का इंप्रेशन बिल्कुल मतलब नहीं है। टीचर के इंप्रेशन का मतलब क्या है, हमारा चाइल्ड सेंटर्ड चल रहा है भाई, हमारा बच्चे के लिए क्योर देना है हमें, हमें खुद के लिए कुछ नहीं करना है। लर्निंग डिफिकल्टीज हमारी टीचर की नहीं है, बच्चे की है ना। स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन लर्निंग अ लैंग्वेज, तो लर्निंग अ लैंग्वेज का क्या इंटरेस्ट होना चाहिए, ये भी कहीं ना कहीं ठीक है 19-20 है, मान लेते हैं। बट ये वाला हमारा जो थर्ड आंसर है, ये हमारा सेकंड आंसर को भी अपने अंदर इन्वॉल्व कर लेता है। कैसे? एन एनालिसिस मेड बाय किसके, भाई बच्चों के द्वारा जो एनालिसिस है, जो बच्चे ने एरर किया है उसमें आपने एनालिसिस किया, आपने उसमें तर्क वितर्क किया, आपने बहुत जांचा परखा, उस खोज के बाद आपने कुछ निष्कर्ष निकाले, कुछ रेमेडीज निकाले, कुछ इंस्ट्रक्शंस निकाले जो आप यूज़ करेंगे किसके लिए, बच्चों के लिए। तो आपने जो इंटरेस्ट, जो आप बच्चे का इंटरेस्ट जानना चाहते हैं ना, वो इंटरेस्ट आपका ये निकल के आ जाएगा जब आप जान पाएंगे बच्चे ने एरर किया क्यों। क्योंकि एरर करने का कहीं ना कहीं रीज़न इंटरेस्ट भी होता है। तो बहुत ज़रूरी है आपको जानना कि बच्चे ने क्या एरर किया है और उसका एनालाइज कर पाना। तो एनालाइज कर पाएंगे आप तो इंटरेस्ट में बच्चे का जान पाएंगे। तो इसीलिए आपका जो रेमेडियल टीचिंग का सिलेबस होता है वो किस पे बेस होना चाहिए, बच्चे के एरर के एनालिसिस पे। ध्यान में रखेंगे, बहुत सिंपल है, ठीक है। आगे चलेंगे, हम इसको इरेज कर देते हैं। अगला क्या बोलता है भाई, रेमेडियल लैंग्वेज टीचिंग इज मेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ। भाई रेमेडियल टीचिंग जो होता है ना आपका लैंग्वेज के लिए, रेमेडियल लैंग्वेज टीचिंग इज मेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ, किसके डेवलपमेंट के लिए रेमेडियल टीचिंग के लैंग्वेज में यूज़ की जाती है, ठीक है।
पर्टिकुलर स्किल्स लेफ्ट बाय रेगुलर टीचर हो सकता है, एरियाज लेफ्ट बाय रेगुलर टीचर या टीचिंग हो सकता है, लिमिटेशन ऑफ क्लास साइज बिल्कुल नहीं। भाई किसके डेवलपमेंट के लिए लैंग्वेज की रेमेडियल टीचिंग होती है या फिर क्या उसका मीनिंग है? जाहिर सी बात है हमारा ए और बी किस में आता है? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी होगा कि भाई रेमेडियल लैंग्वेज टीचिंग है, उसका मतलब क्या है? डेवलपमेंट होता है किसका? डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलर स्किल्स लेफ्ट बाय रेगुलर टीचर या फिर एरियाज लेफ्ट बाय रेगुलर टीचर, जो एरिया या फिर जो स्किल रेगुलर टीचर ने छोड़ दी है। अगला चलेंगे, ठीक है। अगला क्या बोलता है हमारा? अगला बोलता है कि रेमेडियल टीचिंग पेज ग्रेटर अटेंशन टू स्टूडेंट्स हु, भाई सबसे ज़्यादा अटेंशन किसको देता है? हमने भी दिया था, देखा था। आर प्रोफिशिएंट इंग्लिश, भाई उनको बहुत दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है उनको? प्रोफिशिएंट है अपने आप में ही इंग्लिश में, उनको दिक्कत नहीं है, फिर उनको क्यों देंगे हम? बिल्कुल नहीं। आर लाइकली टू बी गो अब्रोड, भाई जो बाहर जाने वाले विदेश में, उससे क्या मतलब है? उनको क्यों देंगे रेमेडियल टीचिंग? तो बहुत अच्छे होंगे तभी तो बाहर जा रहे हैं विदेश में। हैव फैलन बिहाइंड अदर्स, बिल्कुल सही, मिल गया आंसर ऑप्शन सी। जो पीछे हैं, लैगिंग बिहाइंड है ना, जो फैलन बिहाइंड है, उनके लिए हम रेमेडियल टीचिंग देते हैं और ग्रेटर जो है इंपॉर्टेंस देता है। ठीक है, ये बात हो गई हमारी। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन से हम लोग किया, समझा। ये हमारा जो सिलेबस है ऑलमोस्ट सेकेंड लैंग्वेज का हमारा कंप्लीट हो चुका है। बाकी आपको वीडियो कैसे लगा, इसमें आपको कोई कमी लगी या फिर कोई भी आपका फीडबैक आप दे सकते हैं। बाकी आपका कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, डाउट है, उसको भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखते रहिए मिशन KVS, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।